डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो PDF नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। वैसे तो उदारवाद का उदय 18वीं सदी में माना जाता है, लेकिन अगर इसके पीछे जाएं, इनके विचारों के पीछे जाएं, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि उदारवाद मध्यकालीन युग, सामंतवादी युग, राजतंत्र या पोपशाही व्यवस्था के विरोध में पैदा हुआ। तो कहीं न कहीं इसका उदय 15वीं शताब्दी में माना गया, लेकिन मुख्य रूप से यह 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। तो अगर प्रश्न इस पे बनता है कि उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ, तो हमारा आंसर होगा कि 18वीं शताब्दी, ना कि 14वीं 15वीं शताब्दी। वो तो पृष्ठभूमि जानने के लिए हमने बताया कि 14वीं 15वीं शताब्दी में बेसिकली हाब्स के टाइम में थोड़ा सा इसका बू देखने को मिला, जबकि हाब्स उदारवादी विचारक नहीं है, ये ध्यान रहे। इसके जो कारण रहे वो ये रहे: पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक वाणिज्य क्रांति, संचार साधनों का विकास, और सबसे प्रबल जो कारण रहा और मुख्य रहा वो रहा यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय। हैकर एक विचारक हुआ करते थे, मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने उदारवाद के राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली कहा, उदारवाद को राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली कहा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। उदारवाद व्यक्ति व राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है, ऐसा मानना बारकर का था। वहीं लास्की आते हैं और लास्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की आदत है। किसकी आदत है? मन की आदत है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको याद रखिएगा। रिचर्ड बेहम ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। तो लास्की का, सेबाइन का, रिचर्ड बेहम का, ये तीनों जो विचारक हैं, इनके स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी क्रम में आगे चलते हम चलते हैं। बाबरन गुडविन एक विचारक रहा और जिसने उदारवाद की 5 मुख्य विशेषता बताई। पहली थी कि व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त है। सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित है। संवैधानिक व विधि का शासन होना चाहिए। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। अब समझ लीजिए इस बात को, आप किस सरकार से प्रभावित हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र, उसका भी चयन व्यक्ति पे छोड़ देना चाहिए। और अवसर की समानता, सामाजिक न्याय होने के साथ साथ सहिष्णुता की भी बात की गई है, सहिष्णुता की भी बात है इसमें, तो इसका ध्यान रखिएगा। इस क्रम में जो सबसे पहले उदारवाद की संकल्पना आई वो शास्त्रीय उदारवाद है, और जिसका उदय इंग्लैंड में माना जाता है। और उसमें हब्स का एक विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तार्किक होता है और उसने अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। उसी से कहीं न कहीं ये मान लिया जाता है कि उदारवाद का प्रारंभ हुआ, जबकि हब्स ने कहीं भी उदारवाद का समर्थन नहीं किया है। वो पूर्ण रूप से सत्तावादी पक्ष का समर्थक था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हब्स की लेवियाथन वो बड़ी सशक्त है, बड़ी शक्तिशाली है। अर्थात कहीं न कहीं राजा को सशक्त और शक्तिशाली होने की बात कहा है, जैसा कि मैकियावेली कहता है। तो ये उदारवादी विचारक नहीं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो लॉक ने अपने विचार में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को दिया और राज्य के कम हस्तक्षेप की बात कही, तो यहाँ उदारवाद का उत्पन्न मान लिया जाता है। और लॉक को उदारवाद का जनक भी कह सकते हैं, जो उदार न्यूनतम करारोपण की बात भी कहता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस लॉक जो है हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुए, लॉक का जो मानना था कि राज्य हस्तक्षेप कम से कम करे व्यक्ति की व्यवस्था में, और 2 तरह के सिद्धांत की बात करता है। पहले ये कहता है कि प्रत्यसत्तात्मक सत्ता का अभाव था भविष्य में, अज्ञान के पर्दे की भी बात मैंने पिछले लेक्चरों में आपसे बताया, लॉक ने ही किया है। और जो भी समझौता इसने किया है सब अज्ञान के पर्दे के पीछे किया है। तो उस समझौते में 2 तरह के समझौते हैं। पहला ये है, 2 तरह के समझौते के कारण है। पहला ये कि प्रत्यसत्तात्मक सत्ता का अभाव था, और दूसरे समझौते की स्वतंत्रता थी। ये 2 बातों पे लॉक का ज़्यादा जोर रहा है। और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है लॉक। क्या है?
आवश्यक बुराई, और राज्य को नकारात्मक सपोर्ट की बात कहता है, एज ए लाइन ऑर्डर मेंटेन करेगा, मतलब गार्ड की संज्ञा देता है कि जो है राज्य क्या है, गार्ड रहेगा हमारा, और गार्ड की व्यवस्था जैसे सुरक्षा करना उसी तरह सुरक्षा करेगा। और इसी क्रम में आगे अगर आप चलते हैं तो 2-3 और विचारक हैं, जैसे मैं बेंथम की बात करूं तो बेंथम ने समाज को व्यक्तियों का योग मात्र सिर्फ कह दिया, तो ये कहीं न कहीं उदारवाद की बात करता है। फिर इसी क्रम में जब आप आगे चलेंगे तो एडम स्मिथ ने राज्य को अदृश्य हाथ की संज्ञा दी। अदृश्य हाथ, वह हाथ जो दिखाई नहीं दे, तो यहाँ भी उदारवाद से प्रभावित रहा है उसका ये विचार। और इसे आगे चल के फिर बेंथम ने जो है इस उदारवाद को उपयोगिता के माध्यम से प्रभावी करते हुए आगे बढ़ाया और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही। तो सेबाइन जब बेंथम के दर्शन को पढ़ा, समझा और देखा, तो सेबाइन ने कहा कि बेंथम जो है वो आमूल दार्शनिक है। क्या कहा कि बेंथम जो है आमूल दार्शनिक है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचार को बनाए रखा है। आमूल दार्शनिक मतलब जो चीज़ों को बड़ा ऊपर से देखता हो, अंदर न जाता हो। तो इसी पे सेबाइन ने कहा कि इन्होंने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए भी वृद्धि करने के लिए नए तरीके और नए काम किए हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना पे आते हैं, और शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना में 3 तरह से इसकी आलोचना हुई। पहले ये कि ये व्यक्ति को और समाज के बीच जो संबंध दर्शाता है वो बड़ा ही त्रुटिपूर्ण है। व्यक्ति और समाज का जो संबंध है ये बड़ा ही त्रुटिपूर्ण है, गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मूलतः ये जो है पूंजीपति और मध्यम वर्ग का दर्शन है, इसमें निम्न वर्ग की कहीं बात नहीं की गई है, या जो समाज का मुख्य धारा से इतर वर्ग है, या जो काफ़ी नीचे का वर्ग है जिसका विकास नहीं हो पाया है, उस वर्ग की बात नहीं कही गई है। तो इस हिसाब से इसकी आलोचना की। और एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि इन्होंने व्यक्ति को खुले छोड़ देने में समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। यह मान्यता जो इनकी है कि व्यक्ति को फ्री कर दिया जाए और राज्य सिर्फ लाइन ऑर्डर मेंटेन करे, तो समाज की सारे समाज की, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति को खुले छोड़ने में समाज की भलाई नहीं होती। ये उदारवाद का जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण रहा। अब आपको मैं ये बताऊं मित्र कि उदारवाद जो है वो कहीं न कहीं उसी की पेट से, उसी के गर्भ से कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। उदारवाद के विरोध हुए और इस विरोध स्वरूप कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। और इस कल्याणकारी राज्य में 2-3 ऐसे विचारक आए जो उदारवाद को मॉडर्न तरीके से पेश किए और शास्त्रीय उदारवाद का संशोधन किया, जिसमें मैं कह लूँ कि पहले थे मिल, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन। ये तीनों ऐसे थे जो उदारवाद की विचारधारा में संशोधन किए। और स्पेंसर ने तो इवन उस संशोधन में यहाँ तक कह दिया कि विकलांग व्यक्ति को जो है छोड़ देना चाहिए, वो जैसे है, जिस स्थिति में है वो वैसे रहे, अगर वो मर जाएगा तो समाज की भलाई हो जाएगी। स्पेंसर साहब का ऐसा मानना था। इसी क्रम में आगे चलते हुए मिल ने अपनी एक बड़ी फेमस कृत लिखी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसमें उसने कहा कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। और मिल ने सामाजिक स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु माना है। मिल ने क्या माना है? स्वतंत्रता को जो है सामाजिक वस्तु माना है। अब एक सवाल मैं इधर आपको बताते चलूँ, समाज शब्द जैसे राज्य और व्यक्ति, इस दोनों के बीच जो समाज शब्द का प्रयोग है सबसे पहले मिल ने किया है। कहीं कहीं ये क्वेश्चन इस पे बनता है कि समाज शब्द का प्रयोग वेस्टर्न पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में किसने किया, तो ये आप मिल लगाएंगे। मिल ने ही समाज, जो तीसरा नाम समाज आया व्यक्ति और राज्य के बीच, इसका प्रयोग कहीं न कहीं मिल साहब ने ही किया। और अब वो कब किया? जब शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन किया। आगे चल के ग्रीन ने भी उदारवाद में सफल संशोधन किया, स्पेंसर समाज किया, ये और तीनों ने जो है कहीं न कहीं व्यक्ति की जो अणुवादी समाज की संकल्पना थी उसका विरोध किए और करके जो है कल्याणकारी राज्य की तरफ राज्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य सिद्धांतकारों में, तो हाब्सहाउस, लास्की, ये भी एक ऐसे विचारक थे जो
उदारवाद के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने उदारवाद की बात कही। और अगर सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार के निर्माण की बात करें तो जॉन मेनार्ड स्किन और ग्रेल बाथ, ये दो ऐसे विचारक थे तो उदारवाद के आर्थिक आधार की बात करते हैं और आदर्शवाद को सभ्य, उदारवाद को सामाजिक बनाया। इसमें जो है वेपर जो एक विचारक हुआ करता था, तो वेपर ने जो ग्रीन ने आर्थिक उदारवाद की तरफ उन्मुख हुआ और उदारवाद में संशोधन किया तो वेपर को रहा नहीं गया। तो वेपर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया ग्रीन के लिए और उसने ये लिखा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य और उदारवाद को सामाजिक बना दिया। ये ऐसा कहना वेपर का था और ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। आगे चल के जब हम बात करेंगे तो केन्स साहब, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्होंने राज्य को बाजार के मध्य संबंधों को प्रतिवर्तित किया, जैसे जिनका मानना था कि उदारवादी व्यवस्था में थोड़ा संशोधन करके और राज्य को कल्याणकारी और बाजारवादी व्यवस्था पे शिफ्ट करना है। तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखिएगा कृपया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कहा है कि राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा व्यवस्था की मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। अर्थात केन्स का ये मानना था कि राज्य का आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप आवश्यक है। अगर राज्य का आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होता है तो कहीं न कहीं आर्थिक संकट की गति आ जाएगी, जैसा कि आर्थिक संकट अमेरिका में देखने को मिला था, ब्रिटेन में देखने को मिला था। तो इस कल्याणकारी राज्य के साथ साथ आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पे जो है केन्स ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने बल देते हुए इस किताब को लिखा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी और व्यवहारिक राज्यों का जिस हिसाब से प्रयोग हुआ उसमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस द्वितीय विश्व युद्ध तक उदारवाद चूँकि अपने चरम पे था, कल्याणकारी राज्य का प्रारंभ हो चुका था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग होने लगा उसके जो कारण की बात कर लें तो उसके मुख्य रूप से 4 कारण थे। पहला कारण था उदारवादी देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चूँकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ढेर सारे देशों में मताधिकार का जो है मत कुछ निश्चित लोगों था, इवन महिलाओं को, श्रमिकों को इससे दूर रखा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये धारणा आई कि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, पहला कारण। दूसरा था कि श्रमिकों को भी मतदान के अधिकार दे दिए गए थे। और तीसरा जो प्रबल कारण था विश्व की आर्थिक मंदी, विश्व का आर्थिक संकट। और चौथा कि साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही सोवियत रूस जो एक जब राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की श्रृंखला बनी तो एक जो है साम्यवाद से प्रभावित रहा और एक कल्याणकारी उदारवाद से प्रभावित रहा। 2 तरह के राज्य हैं, तो साम्यवाद का प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ता दिखने लगा। तो इसमें कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, उदारवाद में सुधार हुआ। ये इसके कारण रहे 4 कारण। उसी टाइम आपको याद होगा कि समकालीन विचारक रहे उस टाइम राल्स और डार्किन 2, और जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का सबसे प्रभावी समर्थन किया। कौन किया था? याद रहे, कल्याणकारी राज्य की जॉन्स राल और डार्किन। नॉजिक भी इसमें आता है लेकिन वो दूसरे ढंग से आता है। तो इन्होंने कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया और इनका एक मानना था कि न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक आर्थिक वस्तुओं का जो वितरण है वो समान तरीके से करना चाहिए और जो संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है पूंजीवादी हाथों में उसको रोकना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को जो सामाजिक सुविधाओं की वस्तुएं हैं उसको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराना चाहिए, ऐसा मानना रहा राल्स और डार्किन का। तभी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है सार्थक होगी और राज्य का कार्यों में लोगों की क्षमताओं वृद्धि में उनका मानवीय विकास करना चाहिए, इस तरह का मानना था। इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो अपने एक भारतीय विचारक रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन, तो उन्होंने भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और इस कल्याणकारी राज्य के समर्थन करते उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य
लोगों की क्षमता वृद्धि और उनके मानवीय विकास करना है। अर्थात ऐसी व्यवस्था को मुहैया कराना, ऐसी सुविधा को मुहैया कराना, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर ले। अगर जब क्षमताओं का विकास कर ले, अर्थात मेक इन इंडिया की बात कहा है अमर्त्य सेन ने, जब अपनी क्षमताओं का वो विकास कर लेगा तो स्वयं वो अपना विकास कर लेगा, क्षमताएं सक्रिय हो जाएंगी, वो कामगार हो जाएगा तो अपना विकास संभव है और कर लेगा। ये उदारवाद से कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ाई व्यवस्था। अब जब भी कोई दर्शन आता है तो कोई न कोई उसका विरोध जरूर करता है। इस विरोध में कल्याणकारी राज्य की आलोचना होनी ही थी और उसकी सबसे प्रबल आलोचना हेयक एक विचारक थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी द रोड ऑफ स्पर्डम, उसमें की और बड़ी प्रबल तरीके से की। जबकि इसके पहले लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले ने भी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का विरोध किया था, तो उसी में हेयक ने उसका समर्थन किया और उन्होंने कल्याणकारी राज्यों में जो अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की बात कही गई उसी पे प्रहार किया है कि राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उन्होंने समाजवाद को दास्ता का मार्ग कह डाला। किसने कहा मित्र? याद रहे, समाजवाद को दास्ता का मार्ग हेयक कहा है, हेयक। फिर उन्होंने अगली आलोचना में ये कहा कि कल्याणकारी राज्य व्यक्ति को इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है जैसे घर की दाई हो, नौकर हो, और व्यक्ति आलसी हो जाता है, अपनी क्षमताओं का विकास नहीं करता है और इसी से अर्थव्यवस्था पे आश्रित हो जाता है, अकुशलता पैदा होती है और जिससे देश पे आर्थिक संकट बढ़ता है। इसी तीसरा कारण कहा कि इसी की देन है कि फांसीवादी नाजीवादी व्यवस्थाएं उदय हुई। अगर कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट नहीं होता, हेयक का मानना है, तो फांसीवाद और नाजीवाद का उदय नहीं होता, क्योंकि फांसीवाद नाजीवाद में राजा जो दोनों तानाशाह थे, ये व्यक्ति के कल्याण की बात करके और अपने लिए मसीहा साबित कर लिए अपने आप को और व्यक्ति को थोड़ा सा कल्याणकारी चीज़ों का प्रलोभन देके और अपनी सुपीरियरिटी साबित कर ली और अराजकतावाद का उदय हो गया, ऐसा मानना हेयक का था। हेयक एक और भी बात कहा, उसने कहा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1989 स्थिति में बहुत ख़राब हो गई और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर आए तो उन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था जब खराब हो रही है तो उन्होंने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को छोड़ दिया और बाजारवादी व्यवस्था पे शिफ्ट हो गए। तो अगर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना बेहतर होती तो ब्रिटेन अपने आप को चेंज नहीं करता। और यही स्थिति अमेरिका में भी हुई रीगल के टाइम, जब रीगल वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी जो है कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को छोड़कर और यथार्थवाद को जबकि रीगल अपना लिया था। और इसी यथार्थवाद को कुछ लोग नव उदारवादी संकल्पना कहते हैं और कुछ लोग यथार्थवाद कहते हैं। ये एक चीज़ और याद रखिएगा, रीगल के बाद को रीगलवाद और मार्गरेट थैचर के बाद को थैचरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये आलोचनाएं हुई कल्याणकारी राज्य की, जो उदारवाद कल्याणकारी राज्य तक यात्रा किया था, जब ये आलोचनाएं प्रबल हुई, मुखर हुई, तो कहीं न कहीं नव उदारवाद के संकल्पना आया और ये संकल्पना के जनक, ये संकल्पना के मुख्य प्रचारक भी हेयक रहे। और हेयक ने फिर से उस व्यक्ति को एक अणुवादी व्यवस्था में और बाजारवादी व्यवस्था में जो है कन्वर्ट किया, चेंज किया। और हेयक फिर मानने लगे कि जो बाजारवादी व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति बाजार पे निर्भर था, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाजार पे निर्भर थी, राज्य किसी तरह का कोई परोपकार का काम में नहीं करेगा, उसकी सार्थकता को नव उदारवादी व्यवस्था में बल मिला और कल्याणकारी राज्य का धीरे धीरे लोप का युग प्रारंभ होने लगा। और ऐसा नव उदारवादियों का मानना था, जबकि वास्तविकता ऐसा है नहीं मित्र। अभी भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रारंभ में थी, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थी। आज भी देश कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नव उदारवादी का मानना था कि बाजारवादी व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त है और कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विरोध किया
और उन्होंने कहा कि राज्य का अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए। नव उदारवादी कहते हैं कि राज्य के क्या करें, नव उदारवाद कहते हैं कि राज्य की संकल्पना में वो कहते हैं कि जो गरीब का सबसे दुर्लभ वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको थोड़ी सी व्यवस्था उपलब्ध करा देनी चाहिए। हेयक तो यहाँ तक कहता है गरीब लोगों के दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। अर्थात वो दुर्भाग्यशाली पैदा हुए हैं, वो उनके भाग्य को कोसता है हेयक कि वो गलती से गरीब हैं, अपने कर्मों से गरीब हैं, उनके भाग्य की देन है। ऐसा जो है हेयक का मानना। और नव उदारवादी संकल्पना का विकास किया। इस नव उदारवाद को फिर फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वतंत्रता को सहसंबद्ध पाया जाता है। और उसने ये कहा कि जहाँ भी व्यवस्थाएं पूंजीवादी हैं वहाँ राज्य का विकास अधिक हुआ है। अर्थात कल्याणकारी राज्य को पूंजीवाद पे शिफ्ट कर देना चाहिए और पूंजीवाद से व्यक्ति का, समाज का विकास होता है, मध्यम वर्ग का उदय होता है, क्योंकि लोग फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं में विकास करते हैं। तो इसलिए नव उदारवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है और कल्याणकारी राज्य का कहीं न कहीं थोड़ा विरोध करता है। इसके एक विचारक आपको मैं बता दूं फ्रीडमैन थे। और नाजिक तो अतिवाद कर दिया इसने। नाजिक तो यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी में उसका श्रम लगता है और व्यक्ति अपनी क्षमता का, प्रतिभा का स्वामी है, और जो कलेक्शन किया, जो इकट्ठा किया, वो खुद ऐसा है, राज्य उस पर किसी तरह का कर लगाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं उसने स्वयं अर्जित किया है और वही उसका स्वामी है, उसका स्वामित्व उसको मिल जाता है। जिसने व्यक्ति को, प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति अर्जित किया है। अर्थात कहीं न कहीं नाजिक ने अणुवादी समाज को स्वीकार किया है और व्यक्ति के महत्व को बढ़ाया है और पुलिस में सिर्फ और सिर्फ लाइन आर्डर की बात किया है राज्य को कि पुलिसिया लाइन आर्डर होना चाहिए और राज्य में न्यूनतम करारोपण होना चाहिए, कम से कम टैक्सेशन होना चाहिए, जिससे राज्य उस पुलिस की व्यवस्था को थोड़ा सा चला सके। इसी क्रम में आगे आते हैं और मित्रों, नव उदारवाद जो है विचारधारा का जो आधार हेयक ने दिया, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है इस पे समझ लेते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के अगेंस्ट आई संकल्पना है। तो इसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, तो इसमें हेयक ने क्या किया है कि कल्याणकारी राज्य के तार्किकता पे प्रश्न उठाया और कहा कि लोगों में अतार्किक भेदभाव नव कल्याणकारी राज्य करता है और गरीबी के नाम पे नौकरशाहियों को बढ़ावा देता, ऐसा मानना है कि गरीबी के नाम पे नौकरशाही को बढ़ावा देता है। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो समाज में विरोध पैदा कर देती है और जिसका प्रयोग ऑलरेडी ब्रिटेन करके और फेल हो चुका है, तो कहीं और लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्ष 1990 के पश्चात उदारवादी व्यवस्थाओं का प्रयोग पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी किया गया। क्यों? 90 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन के बाद नव उदारवादी प्रणाली को कल्याणकारी राज्य के साथ मिला के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दे दी गई और कहीं न कहीं यह नव उदारवाद ही आगे चल के कुछ न कुछ दबे स्वर में कल्याणकारी राज्य को अपनाता है। तो नव उदारवाद भी कल्याणकार से जबकि प्रभावित रहा, लेकिन नव उदारवादी मुखर रूप से इसका विरोध करते हैं। इसी क्रम में जब आगे चलेंगे तो समुदायवादी आते हैं और समुदायवादी व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की कड़ी आलोचना करते हैं और उनका ये मानना था कि व्यक्ति का अकेले का कोई हित न है, ना ही अकेले की कोई प्रॉपर्टी है, ना ही अकेले का कोई जीवन है। जब वो समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं, वो समुदाय विद्यालय हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, कोई भी राजनैतिक संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन, कुछ भी हो सकता है। जब वह उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके सारे राज्य उसी संगठन में, उसके सारे अधिकार, उसकी सारी संकल्पना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। व्यक्ति का समुदाय के अलावा कहीं से कोई जो है महत्व नहीं है। अर्थात व्यक्ति की अकेले कोई कल्पना करना असंभव है और ना ही उसकी कोई मान्यता है। व्यक्ति का जो चयन है वो सदैव तार्किक नहीं होता और समूह का जो चयन है वो तार्किक होता है, अर्थात समूह को प्रबलता दी गई है। और राज्य का क्या रोल है कि राज्य का जो मेन रोल है
वो समूहों के कर्तव्यों का निर्धारण करे और ऐसा माहौल पैदा करे कि अच्छे से अच्छे समूह बने, और राज्य की अपनी खुद की कोई संकल्पना नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। और समुदायवादी की अगर मैं बात करूं कि ये प्रेरित किससे थे, तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन से प्रेरित थे, क्योंकि जो ग्रीन ने क्या कहा था कि व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना था, तो समुदायवादी कहीं ना कहीं ग्रीन से जो है प्रेरित रहे। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो मुख्य रूप से विभेद रहा नव उदारवादियों में और समुदायवादियों के जो मध्य अंतर रहे, जो विभेद रहे, वो क्या रहे, तो वो बड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट था, बहुत बड़ा नहीं है। वो ये था कि समुदायवादी व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की कड़ी आलोचना की है। उसका जो सबसे बड़ा आलोचक था वो माइकल सेंडल था, और इन्होंने नव उदारवाद पे कड़ा प्रहार किया और कहा कि आत्मनिर्धारण की मान्यता अतार्किक है। समुदायवादी क्या कह रहे थे कि व्यक्ति का अस्तित्व समुदाय में है, अकेले जो है उसका कोई निर्धारण नहीं, जो भी करेगा वो समुदायवादियों के साथ करेगा, समुदाय के साथ करेगा, तभी उसका महत्व है। तो वही बात यहाँ माइकल सेंडल कहता है कि जो उदारवाद में व्यक्ति को अकेले छोड़ा जा रहा, ऐसा नहीं है। उसका जो व्यक्ति का जो तर्क आता है, जो विचार आता है, वो अकेले उचित विचार नहीं आ सकता, इसलिए समुदाय में आके और जो समुदाय के साथ वो अपने विचारों का निर्धारण करेगा तो वही तार्किक होगा, और उसी के विषय वस्तु के आधार पे जो है तार्किकता संभव है। दूसरे उदारवादियों के अनुसार आत्मन साध्य से पहले, अर्थात आत्मा को वो प्रबल मानते हैं, पहले मानते हैं, और साध्य को बाद में मानते हैं। जबकि समुदायवादी क्या कहता है, व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है और व्यक्ति के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो समुदाय में होता है, अकेले नहीं होता। इस मुद्दे पे भी इनमें विरोध है। दूसरे समुदायवादियों के अनुसार उदारवाद का आत्म प्रत्यक्षण ही त्रुटिपूर्ण है। जैसे उदारवाद कहता है कि आत्मा से निकली हुई आवाज़ जो है या जो निर्धारण है वो सही है, वो सही संकल्पना है, तो समुदायवाद इसका विरोध करता है। और चार्ल्स टेलर एक विचारक था, उसने कहा कि जो समाज में मूल्यों का जो निर्धारण है वो सोपानिक रूप में होता है, अर्थात क्रम में होता है, और इन मूल्यों की प्राप्ति में हम समुदाय से ही हो सकती है, समुदाय के बाहर हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स टेलर समुदायवादी विचारक था। तो इस तरह समुदायवाद और उदारवाद में ये एक दो अंतर रहे, और माइकल सेंडल ने जो कंक्लूजन दिया उसमें ये दिया कि सामुदायिक मूल्य समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा समाज के सदस्यों की पहचान इन्हीं मूल्यों में होती है। तो इस तरह ये उदारवाद से प्रारंभ होकर जो विश्व की व्यवस्था है, कल्याणकारी राज्यों के उदय होते होते और नव उदारवाद तक तत्काल में विद्यमान है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि क्या ये सही है, क्या तार्किक है और क्या गलत है और क्या असत जो है सत्य है, तो इसमें जब आप आएंगे तो आज के युग में सबसे ज़्यादा जो संकल्पनाएं मिलती हैं वो कल्याणकारी राज्य की मिलती हैं। इस दुनिया के जितने भी देश हैं अब तक, अगर संगठित रूप से हम बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा संगठन देशों का 193 देशों का यूएनओ है। तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो समुदायवादियों की बात कहीं ना कहीं तार्किक दिखती है, लेकिन इस समुदायवादियों के साथ साथ जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो सारे समुदाय कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रेरित हैं। इसीलिए व्यक्ति, समाज और व्यवस्था में किसी तरह का आक्रोश और क्रांति नहीं है। जिस दिन ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाप्त हो जाएगी उस दिन विरोध का स्वर बहुत तीव्र होगा। हम, आप या कोई भी व्यक्ति सिर्फ राज्य का टैक्सेशन देके और अपनी व्यवस्था पे कार्य नहीं कर सकते। हम अगर राज्य का टैक्सेशन देते हैं तो उससे कुछ न कुछ उसके बदले हमको कल्याण की उम्मीदें होती हैं, जैसे फ्री स्वास्थ्य चेकअप कराना, रोड पे चलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और भी विकलांग को ट्राईसाइकिल बांटना, युक्त आर्थिक रूप से लोगों को सहयोग करना। इस तरह की जो संकल्पनाएं हैं ये कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य की देन है, कल्याणकारी राज्य की विचारधारा से प्रेरित है, और यही सत्य है। और आज का समाज नव उदारवाद के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की तरफ इंगित करता है, और व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं नव उदारवाद के साथ। पारिस्थितिकवाद या पर्यावरणवाद, बात एक ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिज्म, ठीक है। तो हिंदी में इसका मतलब है
पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकवाद। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरणवाद होता क्या है। आपको लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। डिटेल में तो हम करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो है क्या। देखिए, पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकवाद क्या चीज़ होती है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसकी सुरक्षा के लिए, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए जो सरकार है वो कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, कौन सी नीतियाँ बना रही है, तो वो कहते हैं पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकवाद। यानी कि जैसा हमारा आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, सरकार हमारे पर्यावरण के लिए क्या काम कर रही है, वो सब कुछ आता है पर्यावरणवाद के अंदर या पारिस्थितिकवाद के अंदर। तो आपको सिंपल सा इसका मीनिंग पता लग गया। आइए इसे डिटेल से जानते हैं। देखिए, पर्यावरणवाद या परिस्थितिवाद, इसे देखिए पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य के सुधार से संबंधित विस्तृत दर्शन, विचारधारा तथा सामाजिक आंदोलन है। पर्यावरणवाद प्राकृतिक पर्यावरण की कानून द्वारा की रक्षा, सुधार तथा पुनर्स्थापन का पक्ष लेता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन से कानून बनाती है। आपको पता है कि हमारा जो है आजकल का जो पर्यावरण है कितना घटिया हो चुका है, कितना खराब हो चुका है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, आप दिल्ली में जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, वहाँ पे लोग नकली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, जब हम पेड़ को काटते जाएंगे वहाँ पे क्या बचेगा। आप ये देखिए, आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, दिल्ली शहर में ऐसी हो चुकी है, कई जगह पे ऐसी हो चुकी है कि आप दिवाली पे पटाखे नहीं चला सकते, आप वहाँ पे तंदूर जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप पटाखे चलाएंगे दिवाली पे, उसका धुआं होगा वो कहाँ पे जाएगा? हमारे पर्यावरण में जाएगा। और जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण में जाएगा। तो जो हम सांस लेते हैं वो उसमें मिक्स हो जाएगा, जिससे हमें खतरा है। यानी कि इससे क्या है कि जो हमारा पर्यावरण जो खराब हो रहा है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। अब दिल्ली में देखिए, पहला देश का स्मॉग टावर लगाया गया। आपको पता है ना, स्मॉग यानी कि स्मोक और फॉग का मिक्सचर, यानी कि धुंध और कोहरे का मिक्सचर होता है स्मॉग। अब दिल्ली में देखिए, जैसे दिवाली के वक्त जब पटाखे जलते हैं, पटाखे जलने के बाद वहाँ पे क्या होता है, धुआं हो जाता है। ऐसा लगता है धुंध पड़ी हुई है, लेकिन धुंध नहीं होती। वो क्या है? वो धुआं होता है जो हमारे अंदर जाता है, तो जिससे बहुत हानिकारक बीमारियां लगती है। अब सरकार इनको बचाने के लिए क्या करेगी? या तो कृत्रिम वर्षा करेगी, बनावटी वर्षा, या तो कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन यहाँ पे स्मॉग टावर लगाए गए हैं। तो सिंपल सी कहने का बात ये मतलब है कि पर्यावरण को अगर नुकसान पहुँच रहा है, सरकार उसके लिए कौन से कदम उठा रही है, क्या रक्षा के लिए सुधार कर रही है, वो होता है पर्यावरणवाद के अंदर। जो लिखा है वो तो आपका पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आपको मैं पढ़ाने के साथ साथ समझाऊंगा ज़रूर, कि ताकि आपके दिमाग में जो बात है वो आसानी से बैठ जाए। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में रह रहे बिश्नोई पंथ के लोगों का अहम योगदान है। देखिए, यहाँ पे बिश्नोई लिखा है ना, आपको याद होगा कि सलमान खान ने काला हिरण की हत्या की थी, उसका शिकार किया था काले हिरण का। ठीक है, अब देखिए, जो बिश्नोई जो पंथ है, जो बिश्नोई कम्युनिटी है, वो मेनली मुख्य रूप से जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो काले हिरण की सुरक्षा भी करती है। ठीक है, सलमान खान के ऊपर केस किसने किया था? किसी बंदे ने नहीं किया था, ये किया था बिश्नोई कम्युनिटी ने, बिश्नोई पंथ ने। क्यों? क्योंकि उसने काला हिरण मार दिया था, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी वो बिश्नोई पंथ के लोगों की थी। अब देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बिश्नोई पंथ के लोग हैं, ये कहाँ पे? राजस्थान। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए कि राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए इनमें से कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा पंथ है? तो है बिश्नोई पंथ। जोधपुर के खेजड़ियाली गांव में 363 लोगों ने अपनी जान देकर पेड़ों की रक्षा की। अब देखिए, जैसे पहले हमने आपको पता होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था कि पेड़ लगाइए और यूजीसी नेट की कोचिंग फ्री में पाइए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं
देखिए वहाँ पे जो पेड़ लगाते हुए वीडियो जो बनाया था, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही यहाँ पे मेरे को वीडियो बना के भेजो। देखिए अगर उन्होंने 5 जनों ने पेड़ लगाए हैं या 10 जनों पेड़ लगाए हैं, तो आप देखिए कि अगर वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उससे हमें ही फ़ायदा है। तो ऐसा ही देखिए जोधपुर में जो खिजड़ियाली गाँव है, वहाँ पे 363 लोगों ने जान दी है पेड़ों के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए। ये सब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ। यानी कि देखिए जो अमृता देवी जो बिश्नोई थी, इसके नेतृत्व में हुआ जब 363 लोगों की जानकारी जो जान गई है। बिश्नोई पंथ के लोग विष्णु अवतार जामभोजी के शिष्य हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संबंध सीधे पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल सही है, जो प्राकृतिक संसाधन है इसका संबंध किससे है? पर्यावरण से जुड़ा हुआ है ना। आप देखिए पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, ठीक है, सब कुछ देते हैं। अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणवाद, हरित राजनीति, पर्यावरणीय नारीवाद प्रमुख अवधारणा रहे हैं, जो एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा के लिए, जिसमें पर्यावरण के प्रति सामाजिक शिक्षा, पर्यावरण सक्रियता के माध्यम से पर्यावरणीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है और पर्यावरणीय मानकों को अपने अवधारणाओं में निर्धारित किया जाता रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी कि पर्यावरण के बचाव के लिए यहाँ पे पर्यावरणवाद को अपनाया गया है, हरित राजनीति को पर्यावरण संरक्षण के लिए इनकी कितने ही सारी चीज़ें हुई हैं। इसके लिए सामाजिक शिक्षा भी दी गई है। ये क्यों दी गई है? कि ताकि पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, है ना। ऐसा तो ये नहीं कि एक ही बार में एक चीज़ कर दी तो लोगों को समझ में आया, नहीं तो ना सही, ऐसा नहीं है। समय समय पर लोगों को पर्यावरण के बचाव की जानकारी दी गई है। देखिए पर्यावरणवाद को ग्रीन पॉलिटिक्स भी कहा गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार आया था और आने के बिल्कुल चांसेस है कि बताइए किसे ग्रीन पॉलिटिक्स या ग्रीन राजनीति कहा जाता है। तो आपको सीधे ही आंसर लगाना है पारिस्थितिकवाद या पर्यावरणवाद। यहाँ पे आपको पक्का श्योरिटी है कि आपको एक ऑप्शन और आएगा हरित क्रांति का, आपको वो नहीं करना, आपको टिक लगाना है पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकवाद के ऊपर। ये कौन सी थी? देखिए ग्रीन राजनीति यानी कि हरित राजनीति भी कह सकते हैं, एक पर्यावरण जन क्रांति है। जबकि पर्यावरणीय राजनीति का संबंध विकास के नाम पर संसाधनों का दोहन करना है और विकास को ही प्राथमिकता मानकर पर्यावरण को नज़रअंदाज किया जाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं देश में विकास भी जरूरी है। अब देश में विकास के लिए आप देखिए कि हर एक की जो लाइफस्टाइल है वो हो, जैसे हर एक कोई चाहता है हमारे घर में अच्छी अच्छी चीज़ें हों। आप देखिए कि देश का विकास जरूरी है, लाइफस्टाइल अच्छा होना जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, उनकी लकड़ी से फर्नीचर बना देते हैं। जब बारी आती है हमारी सांस लेने की, तब बाहर हमें क्या मिलता है? हमें बाहर स्मॉग मिलता है, हमें बाहर गंदा वातावरण मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि हमने पेड़ काट के अपने फर्नीचर बनाया है, तो इसलिए हमें बाहर का जो मौसम खुद ब खुद खराब ही मिलेगा। अगर हम बाहर से लकड़ी काटते भी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम साथ में पेड़ भी लगाएं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फर्नीचर छोड़ के ज़मीन पे सोना शुरू कर दो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि लकड़ियाँ काट के फर्नीचर बनाया जा रहा है, ये लकड़ियों को जलाया जा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम देखिए पेड़ों को हम कटने से बचा नहीं सकते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम नए नए पेड़ लगाएं कि ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, साथ में देश का विकास भी हो सके। जबकि ये नज़रअंदाज किया जाता है। पर्यावरण राजनीति एक नवीन अवधारणा के रूप में, जिसमें राजनीति को महत्व दिया जाता है। देखिए जो ब्रैकेट में जो चीज़ है, इसे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये आपके बिल्कुल काम का नहीं है। देखिए एक जो पर्यावरण राजनीति है, ये एक नई धारणा है, नवीन धारणा है। पर्यावरण को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। पर्यावरणीय राजनीति एक ऐसी राजनीति चाल है या षड्यंत्र है जिसमें राजनीति एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के पर्यावरणीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है, वह उसका दोहन करने का एक तरीका है। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि एक राजनीतिक चाल है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि हाँ हम पर्यावरण संसाधनों को लेके आ रहे हैं, हम इससे ये बना रहे, इससे वो बना रहे, लेकिन होता क्या है कि उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है, इतने ज़्यादा पेड़ों को काट लिया जाता है कि जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। पर्यावरणीय राजनीति एक पूंजीवादी विकासवादी राजनीतिक
के नमूना है और जिसमें विकास के नाम पर संसाधनों की लूट मचाया हुआ है। पर्यावरणीय राजनीति विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट है, जिसमें केवल राजनीति को महत्व दिया जाता है, पर्यावरण जो विकास की भेंट चढ़ जाता है। आज नहीं हो रहा, वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद पर्यावरण संरक्षण जो कि विकास की भेंट चढ़ी है। देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए विकास के नाम पर क्या है, संसाधनिक जो प्राकृतिक संसाधन है उसे इतने बुरी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि विकास के नाम पर उनकी भेंट चढ़ रही है। विकास के नाम पर हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, आप ये भी जानते हैं। हमें क्या चाहिए, हम पेड़ को काटें, साथ में पेड़ लगा भी दें कि ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। और राजनीति लाभ में जो वास्तव में आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है, जिसे पाने के लिए सभी राष्ट्र होड़ में लगे हुए हैं, और इस लाभ की राजनीति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाने उसकी समयबद्ध जिम्मेदारी निभाने से मुंह चुरा लिया है। देखिए हम कहते हैं हमारे देश में विकास जरूरी है, हम कहते हैं हमारे लिए ये ज़रूरी है, लेकिन कोई भी राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मैं बात करता हूँ, वो सब किससे जुड़े, आर्थिक लाभ के ऊपर। वो ये कहते हैं कि हमें पैसों का फ़ायदा होना चाहिए, हमारा देश जो है वो आर्थिक रूप से अच्छा होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को किसी की पड़ी नहीं है। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें जब अपना आर्थिक लाभ मिलता है, लगता है, तो हम पर्यावरण को साइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों ऐसा ही देश कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हम देखिए बहुत सारे देश कहते हैं हमारे देश में विकास ज़रूरी है, लेकिन जब विकास करने की बारी आती है तो कोई इसकी जिम्मेदारी उठाता नहीं है। पर्यावरणीय राजनीति विकास के नाम पर ऐसा प्रतिरूप है जिसमें संसाधनों को पूंजी समझता है और प्राकृतिक संपदा को कमोडिटी के रूप में लिया जाता है, और जल, जंगल, जमीन और खनिज पदार्थों को बाजार मूल्य में रूपांतरित करके देखती है, क्योंकि राज्य का चरित्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दिशा निर्धारक होता है। आप देखिए कि जो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, जो हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, उसे हम अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, जंगल का करते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कि ताकि हमारा जो आर्थिक है लाभ हो सके, राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो बढ़िया हो सके। लेकिन इसके बावजूद हम पर्यावरण के विकास पर ध्यान नहीं देते, उससे मुँह चुरा लेते हैं। ये सच्चाई है। पर्यावरणीय राजनीति जो विकास के नाम पर उपभोक्तावादी, बाजारवादी और सुविधा पूर्ति बन चुका है, यह विकास के प्रत्येक वस्तु को वैश्विक पूंजीवाद से जोड़ देना चाहता है। यहाँ पे सिंपल से लिखा है कि पर्यावरणीय राजनीति क्या है। हम कहते हैं हमें विकास करना है, लेकिन हमारा मेन क्या है टारगेट, हमारे देश का मेन टारगेट क्या है कि अपना आर्थिक लाभ करना। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को देखिए वैश्विक पूंजीवाद से जोड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में जो चीज़ अवेलेबल है, क्या वो बिक जाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो हम उस चीज़ को अपने प्राकृतिक संसाधनों से निकाल लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो चीज़ हमारे जो वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं। अगर नुकसान पहुंचाती है, अगर वो हमें फ़ायदा भी देती है, तब उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पर्यावरणीय राजनीति विकास का वह प्रतिरूप है जो कि शुद्ध उपयोक्तावाद पर आधारित होते हैं, और सचमुच में यह एक ऐसी विडंबना है। और यह सब कुछ देश के आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, भौतिक विकास और सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के नाम पर किया जाता है। यहाँ पे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि हम आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण की ओर जा रहे हैं, हम देश के बहुमुखी विकास की ओर जा रहे हैं, हम सकल घरेलू उत्पादन की ओर पे जा रहे हैं, हम उसका विकास कर रहे हैं। लेकिन हम नुकसान किसे पहुंचा रहे हैं? हम पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। देखिए पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पे खेत हैं, मैं भी पंजाब से हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पेड़ जो यहाँ पे खेत होते हैं, वहाँ पे पराली जलाया जाता है। पराली जलाने से इतना धुआं निकलता है कि वो दिल्ली जैसे शहर में पहुँचता है, और दिल्ली शहर में पहुँचने के बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि आम लोग सांस लेते हैं वो बहुत ही जहरीली बन जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में जो पराली जलाते हैं वो दिल्ली में जाते हैं, वो पंजाब में भी रहती है। यानी कि आप जिस राज्य में भी पराली जलाएंगे उस राज्य में भी धुआं उसका फैलता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कर रखा है कि आप पराली को मत जलाइए, हम आपको उसका नुकसान जो है वो भर देंगे। लेकिन यहाँ पे पराली क्यों जलाई जाती है? कि ताकि खेतों को जल्दी से साफ किया जा सके। हम मेहनत नहीं कर सकते, किसान मेहनत
देखिए किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन पराली आसानी से जला देते हैं। अगर वो पराली को ना जलाए, जलाने के बजाय खेतों को वैसे साफ करे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा। हम देखते हैं हमारा काम आसान हो रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन वही हमें आगे जाके नुकसान देगा। ऐसा महसूस होता है मानो कि विकास और पर्यावरण के बीच में युद्ध छिड़ गया है। बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय राजनीति एक ऐसा नमूना है जिसमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर पूर्ण प्रयोक्तावादी उपभोगवादी संस्कृति का निर्माण करना, जो केवल सुविधा पूर्ति के लिए लोभ और लालच को पूरा करने का तरीका है, जो अपने आप को विकसित और अन्य राष्ट्रों को यह भ्रमित करता है कि तुम पिछड़ी राष्ट्र हो। देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि युद्ध छिड़ा हुआ है आपस में पर्यावरण और मानव जो विकास के लिए। तो यहाँ पे एक होता है कि देखिए हर देश कहता है कि मैं सबसे संपूर्ण जो है वो सुविधापूर्ण यहाँ पे चीज़ें मिले। यहाँ पे क्या है कि लोभ लालच, हम देखते हैं कि वो देश बहुत विकसित है, हम अपने देश में वही चीज़ें कर लेते हैं। आप सिंपल से एक मान के चीज़ चलो कि मान लीजिए कि आपका घर छोटा है, दूसरे का घर बड़ा है, आप चाहोगे कि हमें भी वैसा ही घर मिले, वैसे ही चीज़ें हों। तो ऐसा ही कि राष्ट्र भी चाहता है कि जैसे हमारा राष्ट्र है वो भी विकसित हो, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तुम अभी विकसित विकासशील राष्ट्र हो और इन राष्ट्रों में ऐसी संस्कृति का पाठ बढ़ाना भी कि अब तुम भी विकसित राष्ट्र बनो। पर्यावरण राजनीति उन राष्ट्रों की राजनीति है जो वे उन राष्ट्रों को पिछड़ी हुई या विकसित बताकर उन्हें विकास के भ्रम जाल में डाल देता है। उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों को वैश्विक पूंजी से जोड़ा जाता है और जल जंगल जमीन को बाजार अर्थव्यवस्था का अविभाज्य हिस्सा बनाकर भरपूर दोहन किया जाता है। देखिए ऐसा होता है, दूसरे देश बड़े देश कहते हैं कि ये विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। जब वही विकासशील देश विकसित राज्य बनने की कोशिश करता है, विकसित देश बनने की कोशिश करता है, तो वो अपने ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, वो उसका इतना इस्तेमाल कर लेता है कि उसके पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है कि वो उसे बचा नहीं सकता। लेकिन उसे करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाना है कि मैं अब विकासशील नहीं हूँ, मैं भी विकसित होता जा रहा हूँ। असल में मेरा मानना है यह है कि विकसित विकासशील अल्प विकसित का यह 3 जो नारा या सिद्धांत है वह वास्तव में पूर्ण गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। यह जो विकास के 3 नारे हैं वे राष्ट्र अपने को जो विकसित समझते हैं उनकी ये चाल है कि वे भूलकर बैठे हैं। अगर पूंजी एकत्रित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उद्योग स्थापित करके अधिक उत्पादन करना, सुविधाओं को ही बढ़ाना, संसाधनों का दोहन करना, संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करना है, विकसित राष्ट्र का पैमाना है, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। देखिए वही बात है यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपका इन्वायरमेंट सबसे बढ़िया है, लेकिन आप ये कहते हो कि मेरे को विकास करना है, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, उसी के लिए हम अपना पर्यावरण खराब कर देते हैं। तो ये क्या है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्यों? क्योंकि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसको हम नुकसान पहुंचा के अपना विकास कर लेते हैं, तब भी हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम सांस कैसे ले पाएंगे, जिंदा कैसे रह पाएंगे। आधुनिक औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना ही परिष्कृत क्यों ना हो, वह जिस नींव पर खड़ा है उसे ही खोखला कर रहा है। अब तक पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर दिसंबर 2012 तक 165 संधियां एवं समझौते किए गए, जिसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। देखिए अब हम 2020 में ये 12 तक की बात कर रहे हैं, अभी 165 संधियां हुई थी, अब तो न जाने कितनी संधियां हो चुकी होगी। इसका कारण यह है कि पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर भी विभिन्न राष्ट्र समझौतों के दौरान लाभ हानि को देखती है, और यह तो सृष्टि नष्ट करने के कगार पर है। इन राष्ट्रों को लाभ हानि की पड़ी हुई है। आज पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, कार्बन कटौती के नाम पर कई संधि समझौते, प्रोटोकॉल, सम्मेलन हुए हैं या हो रहे हैं। कोई ठोस नतीजा नहीं आ रहा है, केवल लोग मीटिंग में ईटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई ठोस जो मुद्दा है, जो ठोस पहल है, वो किसी ने नहीं की है।
मीटिंग करते जा रहे, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं निकल पाया कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, यानी कि वो मीटिंग फेल है। देखिए, इसका कारण यह है कि पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर भी विभिन्न राष्ट्रीय समझौते। अच्छा, ये तो हो चुका है ना। देखिए, आज पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, कार्बन कटौती, यहाँ पे क्या है कि अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पर्यावरणवाद, ग्रीन राजनीति, पर्यावरणीय नारीवाद जैसे अवधारणा एवं सामाजिक आंदोलन के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल, परमाणु परीक्षण पर संधि, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान के लिए प्रयास चल रही हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन, कई सारी समस्याएं जिसके ऊपर क्या है, प्रयास चल रहे हैं। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित ये एक मीटिंग थी, एक उपाय है कि इससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कोई ठोस उपाय निकला ही नहीं है। विकास की राजनीति ने पर्यावरण संरक्षण को नज़रअंदाज किया, परिणाम स्वरूप विकास ही संकट बनकर उभरा है, जिसे विकास संकट कहा जा सकता है। आप विकास के नाम पर ज़मीन को बांट सकते हो पर आकाश को नहीं बांट सकते। हमें ऐसे विकास करना है जिसमें प्रकृति भी बचाया जाए और विकास भी किया जाए। देखिए, इसका क्या मतलब है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। हमें ऐसा विकास करना है जहाँ पे हमारा विकास भी हो और पर्यावरण सुरक्षित भी हो। हमें ऐसी पहल करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेड़ काटो।